ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेधुनम क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे सैम्पल पेपर में जो लिटरेचर का पोर्शन आता है उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट्स आते हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंशंस आती हैं। तो आज मैं पिछले साल के सैम्पल पेपर के साथ आई हूँ। एक बार आप देख लें कि इस तरीके से आपका पेपर आएगा और इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि पिछले साल के पेपर्स में से बहुत सारी चीज़ें हमारी सेम आ जाती हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर बेटा हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। जो आपका लिटरेचर पोर्शन है वो आपका 40 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से आएगा, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, यानी कि 2 पैराग्राफ मिलेंगे। उनमें से क्वेश्चन आंसर्स छाटने हैं। और आपने पेपर में करना क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि दोनों के दोनों अटेम्प्ट कराते हैं। तो आपने अपने पेपर में दोनों अटेम्प्ट नहीं करने हैं। दोनों में से बीच में और दिया होता है, तो दोनों में से आपने डिसाइड करना है कि आपको अच्छे से कौन सा आता है, आप वही करेंगे। और पेपर को किस तरीके से करना है पेपर में, उसके लिए मैंने आपके साथ पहले एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। अब हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। She also gives high priority to classes for young musicians. उसने शी ऑल्सो गिव्स, वह देती है क्या, हाई प्रायोरिटी, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो नए नए बच्चे म्यूजिशियंस होते हैं उनको वह टॉप प्रायोरिटी पर रखती है, ताकि उनको बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एक डेफ चिल्ड्रन यानी कि बहरे बच्चों, गूंगे बहरे बच्चों के लिए एक एक संस्था बनाई हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फंड का नाम है एंड रिचलिन ऑफ बिथोवन। ठीक है, तो वो कहते हैं शी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वह डेफ चिल्ड्रन के लिए एक बहुत ही शाइनिंग इंस्पिरेशन का काम करती है, बहुत ही चमकदार। शाइनिंग होता है चमकदार, इंस्पिरेशन होती है प्रेरणादायक, बहुत ही एक चमकती प्रेरणा के रूप में उनके लिए काम करती है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं देयर इज़ नो वेयर, कि क्या कहती है वो, कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वे जा नहीं सकते। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी लाइफ में फील्ड नहीं है जो वे कर नहीं सकते। ठीक है, तो आपको जैसे ही पैराग्राफ की लाइनें पढ़ी होंगी एकदम से समझ आ गया होगा कि कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर चैप्टर की बात करें, एवलन ग्लेनी वाला चैप्टर है जो हमारा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो डेफ चिल्ड्रन के लिए जो सोर्स है वो कौन है। ऑप्शन ए एवलन, मिलेवा, केविन और मार्गी। हाँ जी, सोच लिया होगा सभी ने, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एवलन। नेक्स्ट है, हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को, उसकी काबिलियत को किसने पहचाना। हर फादर, हर मदर, हर फ्रेंड्स, रॉन फोर्ब्स। हाँ जी, आंसर सोच लिया होगा आपने। इसका आंसर है डी, रॉन फोर्ब्स। डी कौन था, रॉन फोर्ब्स थे, उसके टीचर थे। ठीक है, क्योंकि सभी ने तो क्या कह दिया था कि इसको कहाँ पर अलग से स्कूल में भेज दो, ये इस स्कूल के लायक नहीं है, उसकी प्रिंसिपल ने बोला था ना ऐसे ही। हाँ जी, तो ये जो रॉन फोर्ब्स हैं वो उसके म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना और उन्होंने इसको ट्रेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली, केवल वन वर्ड का यूज़ करना है। शी वॉज अ लीडिंग परक्यूशनिस्ट डिस्पाइट बीइंग, वह एक लीडिंग परक्यूशनिस्ट बनी, तबला वादक बनी, डांसर बनी। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग, किस
के बावजूद, डिस्पाइट होता बावजूद, बीइंग क्या होने के बावजूद, क्या थी वह, डेफ, डिस्पाइट बीइंग डेफ, बहरी होने के बावजूद भी। नेक्स्ट है हाउ डिड शी मोटिवेट डेफ चिल्ड्रन। तो इसका जो आंसर है कि उसने डेफ चिल्ड्रन को कैसे मोटिवेट किया, तो इसका आंसर हम क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देख सकते हैं, देयर इज नो वे हर देयर दे कैन नॉट गो। यहाँ से तो इसको लिखेंगे बाय मोटिवेटिंग देम दैट देयर इज नो वे हर दैट दे कैन नॉट गो। उनको इस तरीके से मोटिवेट किया कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर वे काम नहीं कर सकते, जिस चीज़ को वो पा नहीं सकते। नेक्स्ट है व्हाट मैसेज डज शी वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक। उसने अपने म्यूजिक के म्यूजिक से कौन से मैसेज को स्प्रेड किया, कौन से मैसेज को फैलाया, लव पीस एंड हैप्पीनेस को, या म्यूजिक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, डेफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक, प्ले ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ए ऑप्शन यहाँ पर आएगा हमारा लव पीस एंड हैप्पीनेस। गुड। फिर देखो मैंने कहा था और, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, ये 6 है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ही और आएगा। अगर आपको ये पहले वाले 5 क्वेश्चन आते हैं तो पहला ही पार्ट करोगे, अगर नहीं आते तो आप ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, करना पेपर में केवल एक ही पार्ट है, दोनों अटेम्प्ट आपने नहीं करने हैं। इसको रीड करते हैं। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वेयर। मैं इसको अपने आप को बहुत ही डिफ़िकल्ट मानता हूँ, जिस तरीके से स्क्वेयर को अलग करना। ठीक है, स्क्वेयर, स्क्वेयर क्या होता है, स्क्वेयर, स्क्वेयर होता है 4 भुजाओं वाला। ठीक है, जब तक उसकी चारों भुजाएं हैं तब तक वो स्क्वेयर है, उसको एक भी भुजा अलग कर दी तो स्क्वेयर नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से कहता है कि जिस तरीके से स्क्वायर को फाड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट है, उसी तरीके से क्या मुश्किल है उसके लिए। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी। जो फ्लूट म्यूज़िक है वो हमेशा ही मुझे क्या करता है, बिल्कुल उस चीज़ में, फ्लूट होता बांसुरी का, म्यूज़िक के साथ मेरा ऐसा ही लगाव है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। ऐसी साउंड है यह जो पूरी दुनिया में हर जगह देखने को मिल जाती है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। ऐसा शायद कोई भी कल्चर नहीं है जहाँ पर बांसुरी की धुन नहीं है। तो आपने लाइंस को पढ़ा, क्या कुछ समझ आया? हाँ जी, तो ये लाइनें हैं हमारी, आप गेस कीजिए। हाँ जी, यस, ये लाइनें हैं हमारी काठमांडू लेसन से। काठमांडू में जो विक्रम सेठ है वो दीवाने हैं किस चीज़ के, फ्लूट म्यूजिक के। तो यहाँ पर हु इज़ आई रेफर टू हेयर, तो आई यहाँ पर कौन है, लिखा है ना आई फाइंड इट, तो आई यहाँ पर कौन है, तो ये मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया है। तो आई यहाँ पर है विक्रम सेठ, राइटर। नेक्स्ट है वाई कुड नॉट द स्पीकर टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वेयर। वह खुद को ऐसा क्यों मानता है कि जैसे कि स्क्वेयर को फाड़ना मुश्किल है, ऐसी बात वो क्यों कहता है, क्या चाहता है वह क्योंकि उसको फ्लूट म्यूज़िक का पैशन है। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, ही वॉन्टेड टू लिसन टू फ्लूट म्यूज़िक, क्योंकि वह फ्लूट म्यूज़िक सुनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल ऑफ साउंड्स। जो एक्सट्रैक्ट के अनुसार है, कौन सी मोस्ट यूनिवर्सल साउंड है, वायलिन म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक, सेनाई म्यूजिक या जेलोफोन म्यूजिक। तो यहाँ पर सारी की सारी बातें किसकी हो रखी हैं, ये लिखा है ना, फ्लूट म्यूजिक। फ्लूट म्यूजिक इज ऑलवेज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल। तो आंसर में क्या आएगा, बी पार्ट, फ्लूट म्यूजिक। नेक्स्ट है वेयर इज द स्पीकर ट्रैवलिंग टू। स्पीकर कहाँ जा रहा था, बनारस, लंदन, बिहार या काठमांडू। आंसर इज डी, काठमांडू। नेक्स्ट बेटा, फ्लूट सेलर हैड अ पोल ऑन विच मैनी फ्लूट्स वर स्टकर्ड लाइक। जो फ्लूट सेलर है वो एक होल पर, एक पोल पर, सॉरी होल निकल गया मुँह से, पोल, पोल होता है एक लंबा डंडा, उसके ऊपर ही सारी फ्लूट्स को लगाए हुए थे। लाइक किस तरीके से, क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन की तरह, या थोन्स की तरह, नीडल्स की तरह, या फॉक्स की तरह। इसका आंसर आएगा ए, यस, क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन। आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से केवल
दोनों में से केवल एक ही पार्ट करना है। उसके बाद पेपर में आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, वो होगा पोएट्री फॉर्म से, ठीक है, पोएट्री से। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। आपको इस पे भी इसी तरीके से 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, 2 पैराग्राफ दिए होंगे पोएम की, 2 पोएटिक लाइनें होंगी और उनमें से क्वेश्चन आंसर्स छांटने हैं। तो फर्स्ट है, हु इज लिसनिंग सॉरी व्हाट अ प्लेस टू प्रेस द पिलो एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर। व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस होता है आनंद, कितना मजा आता है। टू प्रेस अ पिलो, एक पिलो को दबाने में। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और सुनने में, क्या सुनने में, पैटर, पैटर होते टप टप की आवाज। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज है अपनी एक एक अपना घर हो, चैम्बर, उसमें हम लेटे हुए हो बेड के ऊपर और क्या कर रहे हो, पिल्लो को दबा रहे हो, बारिश की आवाज़ें हो, टप टप की आवाज़ आ रही है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और आराम आराम से बारिश की बूंदें आ रही हो, तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुहावना मौसम होता है। हु इज़ लिसनिंग टू द पैटर, तो कौन लिसन कर रहा है पैटर को। तो आई होप कि ये चारों लाइनें पढ़कर के आपको आइडिया लग गया होगा कौन सी पोएम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर द चाइल्ड, द पोएट, द मदर और द फादर। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो आएगा द पोएट। गुड। नेक्स्ट है, व्हाट प्लेस इज पोएट टॉकिंग अबाउट। पोएट किस ब्लिस के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द ब्लिस टू प्रेस द पिलो। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट a bliss to press the pillow। समझ आ गया सभी को। yes, next, what is meant by patter of the soft rain overhead। मेरे जो सिर के ऊपर जो बारिश की टपर टपर की आवाज है, उससे क्या मतलब है पोएट का। उससे मतलब है, ए ऑप्शन है, सॉफ्ट साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, या हार्श साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, या साउंड ऑफ थंडर, या साउंड ऑफ लाइटनिंग। गेस करिए। यस, इसका आंसर आएगा ए, सॉफ्ट साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट आता है बेटा, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेकेंड लाइन ऑफ द स्टेंजा। स्टेंजा के सेकेंड लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, या पर्सोनिफिकेशन। एक बार मैं डिफाइन कर देती हूँ। एलिट्रेशन वो होती है जिसमें लेटर की रिपीटेशन होती है, लेटर की रिपीटेशन। जैसे कि फर्स्ट लाइन है, प्रेस में पी, फिर उसके बाद फिर से पिलो में पी, ठीक है, लाई में एल, लिसनिंग में एल, ठीक है। तो इस तरीके से एल एल की, पी पी की। तो यहाँ पर एलिट्रेशन एलिट्रेशन होता है। और जो मेटाफर होता है, मेटाफर हमारा होता है बेटा डायरेक्ट कंपैरिजन। अगर मैं कहूँ शी इज़ लाइक अ रोज, तो यहाँ पर वर्ड आ गया लाइक। और अगर एज, शी इज़ एज रोज, तो लाइक और एज जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर तो आ जाएगा फिगर ऑफ स्पीच हमारा सिमिली। और अगर मैं कहूँ डायरेक्ट कि शी इज़ रोज, मैंने लाइक यूज़ नहीं किया, कि वो रोज़ की तरह नहीं, वह रोज़ ही है, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन को मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जहाँ पर अमानवीय जो चीज़ें हैं, यानी कि निर्जीव चीज़ों को अगर हम मानवीय रूप दे दें, तो वहाँ पर हिंदी में होगा मानवीकरण अलंकार, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजाइज। तो यहाँ पर कौन सा था, एलिट्रेशन, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं प्रेस द पिलो में पी और पी की, ठीक है। ऐसे ही सॉफ्ट रेन ओवरहेड, नहीं यहाँ नहीं है, यही है लाई और लिसनिंग में एल और एल, ठीक है। तो इसी तरीके से द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा है। स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम लास्ट का लेटर, ठीक है। तो पिलो ओ साउंड, पेटो अ साउंड, बैट एड साउंड, और अहेड ये फिर से सेम साउंड। तो ए बी सी बी, क्योंकि ए बी सी बी, तो अ साउंड, फिर बैड, फिर अ, ये ए, ये बी, ये सी, फिर से ये सेम साउंड है तो ये आ गई बी, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आया हमारा ABCB। नेक्स्ट लाइन है पोएम की, और दिया है, तो अगर आपको ऊपर वाला पोर्शन आता है तो ऊपर वाला करेंगे, वो नहीं आता तो नीचे वाला करेंगे। देखते हैं। नो मोशन हैज शी नाउ, उसमें अभी कोई भी मोशन नहीं है। नो फोर्स, ना कोई ताकत बची है। शी नीदर हियर्स नोर सीज, ना वो सुन पा रही है ना देख पा रही है। रोल राउंड इन अर्थ्स डियर्नल कोर्स, ठीक है, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। क्या करती है, हर जगह चट्टाने ही चट्टाने, पत्थर ही पत्थर हैं, पेड़ ही पेड़ हैं, हर जगह है। पृथ्वी पर जो भी कुछ उसको दिखाई दे रहा है वो उसको डायरनल कोर्स लगता है। डायरनल कोर्स होता है जो अपनी दैनिक कार्यवाही होती है वो, ठीक है। शी नीदर हियर्स नोर सीज, ना वह देख पा रही है ना सुन पा रही है। द पोएट सेज सो बिकॉज, पोएट ऐसा क्यों कहता है। तो ये पोएम की लाइनें हैं। ये कौन सी पोएम की लाइनें हैं? आई होप कि ये जो लाइनें हैं ये हमारी लाइनें अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, जहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रेमिका है उसकी डेथ हो जाती है, वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो तब कहता है ये लाइनें। तो यहाँ पर सी नीदर हियर्स नोर सीज, ना देख पा रही है ना सुन पा रही है, ऐसा पोएट ने क्यों कहा। ए ऑप्शन कांट सी, देख ही नहीं सकती। बी ऑप्शन कांट हियर, सुन ही नहीं सकती। सी ऑप्शन ए या बी या दोनों नहीं कर रही है। या डी ऑप्शन इज नो मोर अलाइव, अब वो जीवित नहीं है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि उसमें उसकी प्रेमिका की डेथ हो जाती है ना, तो तभी तो बोलता है कि वो अब जीवित नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएम शी नाउ मूव्स विद, पोएम के अनुसार सी वह नाउ अब मूव्स विद किस चीज में बदल जाएगी। ए ऑप्शन रॉक स्टोन एंड ट्रीज, फोर्स, डिटर्मिनेशन, पीपल, या अर्थ्स डायरनल कोर्स। ऊपर देख सकते हैं आप, विद रॉक स्टोन्स एंड ट्रीज, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, द वर्ड डायरनल हेयर मीन्स, डायरनल का मीनिंग यहाँ पर क्या है। डायरनल का मीनिंग होता है ए डेली, बी ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, सी ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार, डी वीकली या साप्ताहिक। डायरनल का मतलब होता है, अभी मैंने बताया भी था अभी, डायरनल का मतलब होता है डेली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज शी रेफर्ड हेयर। यहाँ पर शी को किसके लिए माना गया है। शी कौन है, शी है यहाँ पर पोएट्स लवर, ठीक है, लवर या पोएट्स लव्ड वन, कोई भी वो जिसको वह प्यार करता है। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इस स्टेटमेंट को बताना है आपने, क्या ये सही है या गलत। द पोएट सीज हर लव्ड वन एज पार्ट ऑफ नेचर, क्या जो पोएट है अपनी बी लव्ड को एक नेचर के पार्ट के रूप में देखता है, यस और नो। यस, यहाँ पर ये है स्टेटमेंट हमारी ट्रू। फिर बेटा उसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा, एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। तो आपको क्या मिलेंगे, आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए होंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। फर्स्ट है, इवन द मैकेनिकल टीचर आर नॉट परफेक्ट, मैकेनिकल टीचर भी परफेक्ट नहीं होते। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी द फन दे हैड टू प्रूव द स्टेटमेंट राइट। आपने मैकेनिकल टीचर वाली स्टोरी से, यानी कि द फन दे हैड की स्टोरी से क्लू देना है और आपने क्या करना है, उसको प्रूव करना है कि क्या ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके आंसर बेटा मैं बाद में डिस्कस करूँगी आपके साथ, या आप इनको खुद से करें, तो मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट डाउट डिड द पोएट हैव इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, डिड ही अराइव एट एनी डिसीजन, वाई और वाई नॉट। कि जो पोएट है उसमें क्या डाउट होते हैं द रोड नॉट टेकन में, क्या उसने वह कोई डिसीजन पर पहुँचा, अगर पहुँचा तो क्यों, और अगर नहीं पहुँचा तो क्यों, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डिड अब्दुल कलाम्स फादर रिएक्ट व्हेन ही sought परमिशन टू लीव रामेश्वरम फॉर फर्दर स्टडीज।
अब्दुल कलाम की फादर का क्या रिएक्ट था जैसे ही उसने परमिशन मांगी थी कि मैं आगे पढ़ने के लिए कहाँ जाऊँगा, रामेश्वरम जाऊँगा। इस चीज़ को भी आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डिड सेंट पीटर कर्स द वुमेन इन द पोएम लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड में वुमेन को जो सेंट पीटर है उसको क्यों उसने शाप दे दिया था, एलुसिडेट, उसका वर्णन कीजिए। क्यों दे दिया था शाप, आपको सभी को पता है, क्योंकि वह सेल्फिश थी और उसको भूखे को भी केक नहीं दे रही थी। तो क्या हो रहा था कि जैसे वह केक बना रही थी तो उसको लग रहा था कि ये तो बिग वन है, ठीक है, अपने लालच के कारण। दे कांट हैंग मी ट्वाइस, वे मुझे 2 बार फांसी पर नहीं लटका सकते। हु सेड दिस टू हुम, इफ आई वर यू, व्हाट डिड द स्पीकर मीन। इफ आई वर यू में दे कांट हैंग मी ट्वाइस ऐसा बोला था उसने, तो स्पीकर का इसमें कहने का क्या मतलब है। तो इस तरीके से आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपने कोई 4 करने हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एनी 2 करने हैं, आपने 3 क्वेश्चंस दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो आपको दोनों में से एक करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 दोनों 6-6 नंबर के हैं, ठीक है। आई होप कि आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और एक बार ये मैंने पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया है ताकि आप 1 तारीख को जो आपका पेपर है उसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, और दिमाग से थोड़े से प्रिपेयर होकर के जाएं कि इस तरीके के ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चे, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चलो वैसे आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और आपकी तैयारी आपने बहुत ही अच्छी कर ली होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की एक वीडियो शेयर की है, तो सभी बच्चे वो ज़रूर देखें। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय।